वक्त गुजरात में पटेल समुदाय की आरक्षण मांग की गूंज सुनाई दे रही है। 22 साल के हार्दिक पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो चुका है कि गुजरात सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है। लेकिन आरक्षण की ये मांग के असर दूर दूर तक दिखने जा रहे हैं। सितंबर के अंत में हरियाणा में युवा जाट फौज सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण ठुकराए जाने के बाद महाआंदोलन की तैयारी में है। उनका सामना करने के लिए ओबीसी ब्रिगेड भी खड़ी हो गई है। यहां महाराष्ट्र में मराठा, मुसलमान और धनगरों के लिए आरक्षण की मांग शुरू हो गई है। हम आज पूछ रहे हैं कि गुजरात में उठी आरक्षण की मांग, वो भी आरक्षण के खिलाफ रहे पटेल समुदाय से, इसका असर पूरे देश में क्या होगा? दूसरी ओर, क्या पटेलों की मांग असलियत में आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है? इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर वैदिक, और राम कृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी और दलित विचारक चंद्रभान प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका इस खास डिबेट में। डॉक्टर वैदिक, आपसे मैं शुरू करूंगी। पहले थोड़ा गुजरात पर हम फोकस करें। जो दिख रहा है उसके पीछे या उसके पीछे वाली कहानी आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से हमें दिख रहा है कि ऐसा शायद मुश्किल है बिलीव करना कि कुछ ही हफ्तों में हार्दिक पटेल की इतनी ज्यादा सपोर्टर्स साथ में आ गए, इतने सारे लोगों को साथ में जुटा दिया, और जो कई सालों से पटेल समुदाय आरक्षण के खिलाफ है, आज आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है? देखिए, जब दूसरे समुदायों को आप आरक्षण दे रहे हैं या उनकी मांगे अलग अलग प्रांतों में उठ रही हैं, तो कोई भी समुदाय जिसके पास ताकत है, आवाज है, संख्या है, संगठन है, वो भी आरक्षण की मांग करेगा। उनकी मांग बिल्कुल स्वाभाविक है। या तो आप आरक्षण देने के पहले आरक्षण देने का आधार क्या है, इस पर सम्यक तरीके से विचार करें और 50-60 साल पहले जो मानदंड निर्धारित किए गए थे उनको दोबारा परिभाषित करें तो एक अलग बात है। लेकिन आप दबाव की राजनीति के अंतर्गत काम करते हैं, तो कल ही हमारे मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के 4 जातियों को आरक्षण दे दिया है, तो फिर ये क्यों नहीं मांग करेंगे? और इनके पास तो बड़ी ताकत है, ये तो बड़े समर्थ हैं। जो आरक्षित हैं और जो अनारक्षित हैं, उन दोनों से ज्यादा समर्थ है पटेल लोग, तो ये भी अपनी आवाज उठाएंगे। जब माले मुफ्त दिले बेरहम, और ये जब पटेल चिल्लाएंगे तो जो बिल्कुल नॉन पटेल है, पटेल का मतलब होता है चौधरी, गांव का चौधरी जी, तो जब चौधरी चिल्ला रहा है कि हमको दो, तो जो बेचारे चौधरी नहीं हैं वो और ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। पूरा देश चिल्लाएगा कि हमको आरक्षण दो, तो क्या कीजिएगा? नहीं, और यही तो हम कह रहे हैं। यहाँ राजस्थान में गुज्जर आरक्षण की मांग में लगे हुए हैं, आपको किसी न किसी तरह की डील हुई है वहां के सरकार के साथ। मराठा मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में जाट अब आंदोलन करने वाले हैं, हरियाणा में। तो चंद्रभान प्रसाद जी, आपके मुताबिक जो आरक्षण का एक लक्ष्य रहा था कि आप समाज के पिछड़े वर्ग को एक सहायता दें, आगे जाने का एक मौका दें, वो फिर कहा जाता हुआ दिख रहा है जब आरक्षण की कंपेटिटिव पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। देखिए, आरक्षण शुरू हुआ था उन जातीय समूहों को हेल्प करने के लिए जिनको जातीय समाज ने अलग थलग कर दिया था और पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया था। तो आरक्षण बना था शोषित जातियों के लिए। और पटेल, मराठा या जाट, ये तो शासक जातियां हैं। तो पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि शासक जातियां भी आरक्षण मांग रही हैं। पटेल खास तौर पर 100 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे ये सिद्ध करने के लिए कि असली क्षत्रिय यही हैं। आज अचानक बोल रहे नहीं, हम तो ओबीसी हो गए जी। और दूसरी बात, अब तक आरक्षण का जिन्होंने भी क्लेम किया था उनका ये कहना था कि हमारे साथ अतीत में अन्याय हुआ था, हम कमजोर हैं, इसलिए हमें आरक्षण की मदद चाहिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई आदमी सरेआम मंच से कह रहा है कि हम ताकतवर हैं और आरक्षण छीन कर ले लेंगे। बिल्कुल, ये तो सरेआम डे लाइट आरक्षण की रॉबरी है।
नहीं तो ये एक ट्रेंड भी बने जा रहा है राम कृपाल सिंह जी, जहां आरक्षण दो मुद्दे हैं। इसमें आरक्षण का एक बुनियादी मुद्दा है कि आज के भारत में आरक्षण होना चाहिए या नहीं, किस तरह से आरक्षण होना चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए। लेकिन इस नए ट्रेंड की जो हम बात कर रहे हैं, जो गुजरात से निकल कर आ रहा है, ये भी सवाल है अब कि क्या ये जो पटेल का प्रोटेस्ट है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें दीजिए या किसी को नहीं दीजिए। नहीं, देखिए, बेसिकली वो तो आपने अगर सुना हो, हार्दिक पटेल ने उस दिन कहा ही था कि या तो आरक्षण को खत्म किया जाए या हमें भी दिया जाए। ये उनकी डिमांड थी, उनका बाइट अगर आप सुनिएगा तो उस दिन में यह है वो उनका बाकायदा। अभी चंद्रभान जी जो कह रहे थे, मैं बिल्कुल 100% उनसे सहमत हूं। और एक बात मैं खाली ये कह रहा हूं, उससे अलग देखिए, आरक्षण एक अच्छी भावना से शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जातियां ऐसी थी, आप उनको अगर जाति के बजाय इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी कहते। गांधी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ जो है हरिजन और दलित, ये लैंडलेस पीजेंट्री है। आप इसको रूस में स्टेटा कह लीजिए, कहीं कुछ कह लीजिए, हमारे यहाँ ये आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, तो इनको मिले। अब दिक्कत ये हो रही है कि मुझे इस बात से परेशानी नहीं है कि हार्दिक जी ने क्या किया। देखिए, समाज में कई बार गुस्सा होता है, कई लोग आते हैं। मुझे उससे ज्यादा खतरा दिख रहा है कि जो आरक्षण पिछड़े और गरीब तबकों के भलाई के लिए किया गया था, वो आरक्षण सिर्फ वोट बटोरने का सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए साधन बन के रह गया है जी। और ये जब भी कहीं से कोई चिंगारी उठती है तो उसमें घी डालने का काम पॉलिटिकल राइवल पार्टियां अपना सिद्ध करने के लिए करती हैं। जितनी तत्परता से लोग आए, इसके बारे में कहा कि नहीं हम इनके समर्थन में हैं, उन्होंने पहले हिंसा की निंदा नहीं की, सबसे पहले इसका स्वागत किया। ये ऐसे तमाम नेता हैं जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए हैं शपथ लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। कम से कम जो लोग कानून और व्यवस्था के पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ कहने के पहले तो ये बताना चाहिए बिल्कुल कि अगर इसका मतलब यह है कि अगर इनको दिया जाए तो किसका छीना जाए। क्या हरिजनों का आरक्षण खत्म किया जाए, आदिवासियों का आरक्षण खत्म किया जाए, यही तो फाइट होने जा रही है। बता दें कि किन ओबीसी में से बता दें कि किनका आरक्षण खत्म करके इनको दिया जाए। या वो कहते हैं कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते। एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को संविधान संशोधन को भी रद्द करने का अधिकार है। ये गलतफहमी मत पालिए कि पार्लियामेंट सर्वोपरि है। 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने किया था, उसका 42nd अमेंडमेंट का 3rd पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि नो, यू कैन नॉट इनैक्ट, इस तरह का कानून आप नहीं बना सकते। लेकिन तो ये गलतफहमी न पालें लोग जिसमें कि पार्लियामेंट जो होगी वोट की खातिर कोई कुछ भी कर लेगा। और ये अब जिस तरह से कह रहे थे, वाकई सवर्ण जातियां कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा चूंकि वर्चस्व है, हम आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, इसलिए या तो हमको आरक्षण दो, नहीं तो आरक्षण खत्म करो। इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है, हमको आरक्षण दो या आरक्षण खत्म कर दो। तो राकेश द्विवेदी जी, जो कंस्पिरेसी थ्योरी है, उस पर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि एक जो मुहिम चली हुई है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए या उसकी परिभाषा को बदला जाए, ये पटेल प्रोटेस्ट की आड़ में ये डिबेट फिर से निकल कर आ रही है और एक मौका है ये देखने के लिए कि क्या आरक्षण के जो मापदंड है उसे इकोनॉमिक स्ट्रेटा से जोड़ा जाए। देखिए, संविधान की जो वर्तमान स्थिति है उसमें आरक्षण आर्टिकल 16(4) में केवल सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो सकता है और मात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर इस तरह से करने का कोई आयोजन किसी सरकार के दिमाग में है, केंद्र सरकार के, तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा और फिर उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करनी होगी। मैं नहीं समझता कि राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये संभव हो सकेगा। और जहां भी आर्टिकल 16(4) को से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी, उससे जाति के आधार पर जो तबके हैं उनमें युद्ध भी हो सकता है, सिविल वॉर की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए
राजनीतिज्ञों को बहुत समझ बूझ करके आरक्षण के विषय को उठाना चाहिए। जैसे चल रहा है, मैं समझता हूं कि आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करना चाहिए। मैं उसको एकदम से पूरी तौर से समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो अत्यंत पिछड़े तबके हैं उनके लिए मात्र आरक्षण होना चाहिए। उनका इतिहास रहा है शोषण का, उत्पीड़न का, उनकी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से खराब है और इसको देखते हुए मात्र उनके लिए करना चाहिए। कोई भी तरीके से आरक्षण को नए स्वरूप या उसको बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका उलट हो रहा है। हम जो देख रहे हैं चंद्रभान जी कि 50% की सुप्रीम कोर्ट की सीमा को का भी उल्लंघन करने के नए नए तरीके कई राज्य सरकारें निकाल रहे हैं। नए कैटेगरीज तैयार किए जा रहे हैं ताकि अलग वोट बैंक्स को आरक्षण दिया जाए। क्या आप भी द्विवेदी जी की बात से सहमत है कि SC और ST को छोड़कर धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त ही कर देना चाहिए? देखिए, मात्र दलित और आदिवासी ऐसे दो सामाजिक समूह रहे हैं भारत में जिनको स्कूल के क्लासरूम से बाहर फेंक दिया गया। 1854 में जब मैकाले की शिक्षा पद्धति आई तो पूरे देश भर में दलितों के एडमिशन के खिलाफ दंगे हुए। सबसे अधिक दंगे गुजरात में हुए। तो ये तो बात सही है, ओबीसी ने तो जबरदस्ती अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर आरक्षण को लिया। अब दूसरी बात यह है कि पटेल समाज के बारे में मेरी जो जानकारी है, मैं 1984 से गुजरात जा रहा हूं। पटेल समाज पूरी दुनिया में सफलता हासिल करता है। अमेरिका में सफल है, अफ्रीका में सफल है, मैंने डरबन में देखा है सफल है, इंडस्ट्री में सफल है, एग्रीकल्चर में सफल है, हर जगह सफल हैं। ये केवल फेल होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसा क्या है कि मराठा और ये पटेल लोग एग्जामिनेशन हॉल में फेल होते हैं, बाकी हर जगह पास हो जाते हैं और हर जगह आगे हैं? तो इसका जवाब इस समाज को देना होगा, इसका जवाब राज्य को नहीं देना होगा। नहीं, लेकिन जो मांग ये लोग उठा रहे हैं, थ्योरी में डिसमिस इसको किया जा रहा है कि एक संपन्न कम्युनिटी है और क्यों आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें सुने कि क्या कह रहे हैं हार्दिक पटेल और जिस तादाद में लोग आए हैं, डॉक्टर वैदिक, मानना पड़ेगा कि उनकी जो मांगे हैं उसकी कुछ तो बुनियाद है। इतने 7-8 लाख लोग जब साथ में आते हैं तो वो किस चीज से नाराज है? और क्या इससे सीधे गुजरात मॉडल पर भी सवाल उठता है? सीताराम येचुरी का यही सवाल है आज कि गुजरात मॉडल जिसमें सब इतने अच्छे खासे प्रॉस्परस थे, क्या उस पर सवाल उठ रहा है अगर पटेल समुदाय की इतनी सारे यूथ आकर कहती है कि हमें आज आरक्षण चाहिए? नहीं, उसका कारण है कि सारे पटेल ऐसे नहीं हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी मोटलें हैं। अमेरिका में पटेल लोगों की बड़ी भारी मोटेल्स हैं, उनको पोटेल्स भी बोलते हैं। सारे पटेल ऐसे नहीं हैं कि उनके पास मर्सिडीज कारें हों, BMW हों। सारे पटेल ऐसे नहीं हैं कि सांसद में चुने जाएं, संसद में चुने जाएं, विधानसभाओं में चुने जाएं। सारे पटेल मालदार हैं, ऐसा नहीं है। उनमें भी जो 10-5% गरीब हैं और गांव के हैं और किसान हैं, उनकी व्यथा है, उनके कष्ट को सारे पटेल जो समर्थ हैं, ताकतवर हैं, संपन्न हैं, मिलकर गुंजायमान कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि पटोले में ही नहीं, कुर्मियों में, कम्मा में, रेड्डी में, वोकलिग्गा में, जाट में, गुजर में, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ब्राह्मणों में, बनियों में, राजपूतों में जो गरीब हैं, जो वाकई पिछड़े हैं, उन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और वो आरक्षण नौकरियों में नहीं होना चाहिए, वो शिक्षा में होना चाहिए। और शिक्षा में आरक्षण मामूली नहीं कि एडमिशन दे दिया और भूल गए। बच्चों को रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और मनोरंजन, सारी व्यवस्था उनकी करना चाहिए। उनमें योग्यता ऐसी पैदा करना चाहिए कि वो अपने मेरिट से कोई भी नौकरी प्राप्त करें, दया भाव से, कृपा भाव से नहीं प्राप्त करें। किसी भी नौकरी में कोई आरक्षण, मैं तो कहता हूं कि दलितों के लिए भी नहीं होना चाहिए, वनवासियों के लिए भी नहीं होना चाहिए, लेकिन शिक्षा में उनको अपूर्व और जबरदस्त आरक्षण देना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ चंद्रभान प्रसाद जैसे लोग, बुद्धप्रिय मौर्य जैसे लोग, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, ऐसे लोग पैदा हों कि जो भारत के लिए वास्तव में एक रत्न बन जाएं। ऐसे लोगों के लिए आरक्षण नौकरियों में देना, उनको आलसी बनाना है, अयोग्यता को प्रोत्साहित करना है।
ऐसे किसी भी जाति के आधार पर आरक्षण की कल्पना हमारे संविधान ने की नहीं है। संविधान में जाति शब्द ही नहीं है, उसमें वर्ग है। और वर्गों को मैं समझता हूं उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों की गिनती ठीक से नहीं थी, इसलिए जातीय जनगणना को 1931 में J.H. हट्टन ने, जो सेंसस कमिश्नर थे, उन्होंने रद्द कर दिया। तो आज तो हर आदमी के गुण अवगुण को जांचने के लिए पूरी तकनीकी सुविधा है। आप जो कह रहे हैं भेड़ों की तरह डॉक्टर वैदिक चलाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही एक वाइडली हेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मैं भी थोड़ा सा इंटरवीन करूं इसमें मैडम। हाँ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आ रही हूँ चंद्रभान जी। एक व्यू है ये है कि आप जाति पर क्यों आप सोसाइटी या आपकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर आरक्षण कीजिए, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो चंद्रभान जी बताएंगे। देखिए, करीब 20 साल पहले की बात है, एक ब्राह्मण समाज के पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर हुए और उनकी लखनऊ में उनके दोस्तों ने, बाकी लोगों ने विदाई किया। शाम को अपना एक कॉकटेल उन्होंने रखा था कहीं होटल में, तो उस अपने स्पीच में उस ब्राह्मण इंजीनियर ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में कितने शेड्यूल कास्ट के लोगों का मैंने नेगेटिव जो है मार्क दिया है ताकि उनका प्रमोशन न हो पाए। ये समाज है इस तरह का, जहां पर गुजरात में ही कुछ लोगों ने अपने स्कूल बंद कर दिए कि हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, पर क्योंकि अनुसूचित जाति अछूतों के साथ बैठना पड़ रहा है। लोग दलित अफसरों को प्रमोशन के समय इतना परेशान किया जाता है, इतने दिक्कतें हैं, तो ये कहना आसान नहीं है कि आप कहीं सर्वे करा लीजिए, हर जगह हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट दलितों को थियरी में अच्छे नंबर मिलते हैं, प्रैक्टिकल में कम हो जाते हैं। चंद्रभान जी, इस समस्या का जवाब आरक्षण नहीं है। इस देश में जब तक रोटी और बेटी का संबंध खुला नहीं होगा और जब तक लोग जातीय सरनेम अपने हटाएंगे नहीं और जात का उन्मूलन नहीं होगा, जैसा कि डॉक्टर आम्बेडकर की पुस्तक का शीर्षक था और जैसा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब तक जात तोड़ो आंदोलन नहीं चलेगा, एक मिनट कुछ होने वाला नहीं। डॉक्टर वैदिक और चंद्रभान प्रसाद जी, ये हम एक मूल डिबेट में अब आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, लौटेंगे जल्दी और इसको जारी रखेंगे। जो बेसिक डिबेट है कि आरक्षण आज के जमाने में किस रूप में होना चाहिए या नहीं, इस पर हम लौटेंगे जल्दी। आरक्षण के साथ या खिलाफ है पटेल समुदाय का प्रोटेस्ट, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही ब्रेक के पहले बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर ये पूरी चर्चा चली गई थी कि क्या आरक्षण होना चाहिए या नहीं। द्विवेदी जी के पास में जाना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले बस एक छोटा सा नगेट। एनसीबीसी ने, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो एमएलए और एमपी है उन्हें क्रीमी लेयर में गिना जाए और आरक्षण का कोई भी उन्हें फायदा नहीं दिया जाए और ये बात इनके बेटे और बेटियों तक भी एक्सटेंड किया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें बहस हो रही थी कि एससी और एसटी में भी क्या ये डिफरेंशिएशन करना चाहिए कि किसकी क्या इकोनॉमिक हालत है, इस पर आपका क्या कहना है द्विवेदी जी? देखिए, आरक्षण का देश के उत्थान में और विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसी भी देश में और न्यायपालिका, विधायिका और जो प्रशासन है, वो तीनों तबकों में जब तक कि उत्पीड़ितों का और दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनकी मौजूदगी नहीं होगी, तब तक उनका एम्पावरमेंट नहीं होगा और वो समाज वही पुराने सामंतशाही ढंग से चलता रहेगा। तो उस सामंतशाही प्रशासन तंत्र को तोड़ने में आरक्षण ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी जो दलित और उत्पीड़ित हैं और ओबीसी के जो अत्यंत पिछड़े तबके हैं, उनके लिए आरक्षण को बनाए रखने की जरूरत है। और जो भेदभाव अभी भी समाज में है, उत्पीड़न अभी भी समाज में है, एकदम समाप्त नहीं हुआ है, काफी कुछ बदला है, काफी कुछ बदलना है आगे अभी। इसलिए इसको जारी रखना इस हद तक जरूरी है। हाँ, ये जो बढ़े हुए तबके हैं पिछड़े तबकों के, वो चाहे वो पटेल हों या कुछ इलाकों के जाट हों, उन लोगों को आरक्षण देने का मतलब ये है कि जो वास्तव में अत्यंत पिछड़े तबके हैं,
उनसे आरक्षण छीन जाएगा, क्योंकि 50% से ऊपर आरक्षण हो नहीं सकता है। अगर इनको दिया जाएगा तो जो पिछड़े तबके हैं उनसे लेकिन राम कृपाल सिंह जी, आज की स्थिति में क्या तबकों का चयन सिर्फ जातियों से हो सकता है कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? पटेलों में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके मोटेल नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो कैसे आप चयन करेंगे और क्या एक ब्लैंकेट सिचुएशन हो सकती है? तमन्ना जी, देखिए, अभी जो मंडल कमीशन की बात बार बार की जाती है, मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूं कि आज के 20 साल पहले मंडल कमीशन कब बना था, कब की पड़ताल हुई थी, किस आधार पर हुआ था। पिछले 2 दशक में जितना मैं कहता हूं सामाजिक आर्थिक बदलाव जो हुए हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई वही पैमाना रखिए, लेकिन कृपया ये देखिए तो सही कि इस 2 दशक में कितना बदलाव हुआ है, और कहीं वो जो पुराने पैमाने थे जिनसे हम नाप रहे हैं, आज के समाज के लिए बेईमानी तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जब संविधान बनाया गया था तो उसकी मूल भावना ये थी कि जो सदियों से शोषित और मतलब दलित रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं, जिनको जरूरत है मिला, न स्वास्थ्य मिला है जी, तो उसको मिले। लेकिन उसके लिए अब जब मैं कह रहा हूं, जैसा अभी मेरे से पहले कह रहे थे कि अब ये जो नए नए लोग आ गए कि हम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, हाँ। आप ये बताइए, सामाजिक रूप से पिछड़े क्या होते हैं? सामाजिक रूप से तो पिछड़ा एक फैमिली में भी होता है, इनइक्वालिटी अलग होती है। देखिए, एक परिवार में एक IAS होता है, एक मेरे पास एक मिनट बचा है, एक खेती करता है, एक मिनट बचा है करता है जी, और वो ऑलरेडी पिछड़ा होगा। ओके। तो इनइक्वालिटी को आप जो है आरक्षण से मत जोड़िए प्लीज। तो कैसे नापेंगे, ये सवाल है। तो चंद्रभान जी, यहाँ पर जो अलग व्यू आ रहे हैं, अंत में क्या आप कम से कम ये मानेंगे कि आरक्षण के पूरे सिस्टम को आज के जमाने से कोलेट करके रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखना चाहूंगा। 2 महीने के आसपास की बात है, जब IIT के रिजल्ट आए, प्रतापगढ़ के 2 सगे दलित भाइयों ने ओपन कैटेगरी में रैंक हासिल किया, मीडिया में छपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस दोपहर को उन 2 बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, उसी शाम को गांव वालों ने इकट्ठा होकर के उन 2 दलित भाइयों के घरों पर पथराव किया। इसका भी मीडिया में जिक्र हुआ। अभी 2 महीने पहले राजस्थान में एक दलित दूल्हा अपने पैसे से अपनी बारात ले जा रहा था और घोड़ी पर चढ़ के आ रहा था, तो उसको हेलमेट पहनने पड़े, और हेलमेट पहनने के बाद भी पथराव हुआ उसके ऊपर। जी बिल्कुल। तो जो लोग मेरिट की बातें करते हैं उनको, दलितों ने जिस तरह का जीवन और जिस तरह का नरक झेला है, वो देखना। समाज में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी सामाजिक श्रेणी है उस तरह का नरक नहीं झेला होगा। और आज दलित थोड़ा सा पैर पर चलना, मेरा समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है, चलना शुरू किया है, तो लोगों की आंखों में तकलीफ हो रही है। और दूसरे तबके कह रहे हैं कि हमें भी वही तरह के आरक्षण मिले। जी बहुत जो डंडे मारने वाले हैं वो भी आरक्षण मांग रहे हैं अब, पटेल जैसे। यही स्थिति आज दिखाई दे रही है। चलिए, हमारा समय समाप्त होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा विषय है जिस पर चर्चा और चल सकती है, लेकिन समय है नहीं इतना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।